नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रल फिल्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर का भारत में कैसे विलय हुआ, क्या था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 कैसे निकाला गया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1946 में। 1946 में यह तय हुआ कि जब ब्रिटिश भारत छोड़ के जाएंगे तब भारत के दो हिस्से होंगे, भारत और पाकिस्तान। आजादी के पहले ब्रिटिश इंडिया को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोविंसेस, जिसको आप स्टेट्स की तरह समझ सकते हैं, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, मतलब संस्थान, जिनको बहुत हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी और उन पर स्थानिक राजाओं का शासन चलता था। दोस्तों, आजादी की दौर में ही बंटवारा हुआ और जो संस्थान थे उन्हें चॉइस दे दी गई कि आप तय करें कि आपको हिंदुस्तान में आना है या पाकिस्तान में जाना है, और इन सारे संस्थानों को हिंदुस्तान में शामिल करने की जिम्मेदारी दे दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन इन सारे संस्थानों को हिंदुस्तान में शामिल करने का जो दौर था उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। वो एक अपने आप में ही अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। इस कहानी के तीन प्रमुख किरदार हैं, राजा हरि सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला मतलब ओमर अब्दुल्ला के दादाजी। शेख अब्दुल्ला ये कश्मीर में एक लोकल लीडर की तरह थे। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और शेख अब्दुल्ला लिबरल और सेक्युलर किस्म के इंसान थे। आज के जो लिबरल और सेक्युलर होते हैं वैसे नहीं। इसीलिए शुरुआत से ही वो मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के विरोध में थे। मोहम्मद जिन्ना ने बहुत प्रयास किया कि एक लोकल लीडर को बहका के कश्मीर में विद्रोह किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला भी यही चाहते थे कि कश्मीर ये भारत का हिस्सा हो, लेकिन वे ये भी चाहते थे कि कश्मीर में लोकतंत्र आए। तो जाहिर सी बात है कि शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह के बीच दुश्मनी थी। राजा हरि सिंह हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान में इस्लामिक शासन है। लेकिन राजा हरि सिंह हिंदुस्तान में भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा को कौन मानेगा। इसीलिए उन्होंने जम्मू और कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला लिया। उस दौरान अगर देखा जाए तो कश्मीर ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसलिए पाकिस्तान को यह लगता था कि कश्मीर पे उनका हक है। लेकिन भारत का यह कहना था कि भारत ये धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर बना है, इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक एरिया की डेमोग्राफी क्या है। भारत की आजादी के बाद भी कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन था, लेकिन अगर पाकिस्तान शांत बैठे तो वो पाकिस्तान कैसा। इसीलिए जिन्ना ने प्लान किया कि कश्मीर पर अटैक करके कश्मीर पर कब्जा किया जाए। लेकिन अंग्रेजों को यह बात पता थी कि आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, इसीलिए उन्होंने दोनों देशों के जो सैन्य कमांडर है वो ब्रिटिश ही रखे, और पाकिस्तान के सैन्य कमांडर कभी भी जिन्ना को कश्मीर पर अटैक करने की परमिशन नहीं देते। इसीलिए जिन्ना ने कश्मीर पर इनडायरेक्ट अटैक करने का प्लान किया, और वजीरिस्तान के ट्राइबल्स के साथ कुछ पाकिस्तानी सैनिक सिविलियंस के रूप में शामिल हो गए और हजारों की तादाद में लोग कश्मीर चल पड़े। इसके साथ पाकिस्तान यह कह सकता था कि यह अटैक कोई आर्मी का अटैक नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों ने ही विद्रोह किया है, और यह बात राजा हरि सिंह को पता चली। लेकिन उसने भारत से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उसकी आर्मी उसका साथ देगी। दोस्तों, 20 अक्टूबर को पाकिस्तानी लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी लोग उरी तक पहुंच गए, और इसी वक्त राजा हरि सिंह की सेना में जो 60% मुस्लिम सिपाही थे वो सत्ता की लालच में पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन कर गए। राजा हरि सिंह को अब यह बात पता चली कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अंत नजदीक है। 25 अक्टूबर को पाकिस्तानी लोग बारामूला तक पहुंच गए और 26 अक्टूबर को उन्होंने श्रीनगर को घेर लिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कल तक यानी 27 तक अगर मदद नहीं आई तो कश्मीर तो हाथ से गया। कश्मीर के लोग डरे हुए थे। सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर किसी ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। मुजफ्फराबाद, उरी में जो कत्लेआम की कहानियां हमने सुनी, कल सुबह वो कश्मीर में दोहराई जाने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। इसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में शामिल करने का फैसला लिया और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। उसी वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स कश्मीर की ओर रवाना की और इसी वक्त युद्ध की शुरुआत हुई और भारत की तरफ से पाकिस्तानी लोगों को पीछे ढकेलने का काम शुरू हुआ। दोस्तों, ये युद्ध लगभग 1.5 साल चला और इसके बीच 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली ये कि 2 नवंबर 1947 को नेहरू जी ने एक घोषणा की
उन्होंने ये कहा कि वो प्लेबिसाइड के जरिए मतलब कश्मीर के लोगों को पूछ के ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। अगर एक तरफ हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये एक आदर्शवादी डिसीजन था, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर जैसा जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट प्रदेश किसी दूसरे देश को तोहफे में दे देना ये सही है या गलत, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये थी कि नेहरू जी ने पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जाने का फैसला किया। ऐसा कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने नेहरू जी से दरख्वास्त की थी कि उन्हें थोड़ा वक्त और दिया जाए ताकि वो पाकिस्तानियों को पूरे कश्मीर से पीछे ढकेल सके, लेकिन नेहरू जी ने यूएन में जाने का मार्ग ही सही समझा। 31 दिसंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस में अंडर आर्टिकल 6 कंप्लेंट दर्ज करवाई। आर्टिकल 6 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस जो भी सॉल्यूशन देगा वो मानना ही कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अपना रिजोल्यूशन दिया। उसमें 3 सेक्शंस थे, लेकिन सबसे पहले बताया गया था कि दोनों देश युद्धबंदी की घोषणा करें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का दूसरा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर उस वक्त थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की जिन्ना के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें जिन्ना ने यह कबूल किया था कि सबसे पहले जो रिबेलियन हुआ था उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी शामिल थे। इसीलिए सबको यह बात पता है कि एग्रेशन की शुरुआत किधर से हुई थी, और यही बात यूनाइटेड नेशंस का ये सेकंड रिजोल्यूशन का सेकंड पार्ट बताता है। इसमें पहली स्टेप ये बताई गई है कि सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी कश्मीर से अपनी सेना पीछे ले लेगी। इसके बाद दूसरी स्टेप ये है कि जो पाकिस्तान ने रिबेलियन सिविलियन भेजे थे वो कश्मीर से पीछे बुला लेंगे। और आखिरी स्टेप यह है कि जब यूनाइटेड नेशन सेटिस्फाई होगा कि पाकिस्तान ने पहले दोनों स्टेप फॉलो कर दिए हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंडिया को इंस्ट्रक्शंस देगा और भारत अपनी सेना कश्मीर से वापस ले लेगा। सेना वापस लेने के बाद कश्मीर में वोटिंग होगा जिसे हम प्लेबिसाइड कहते हैं। उसमें कश्मीर की जो जनता है वो तय करेगी कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी बिना किसी से पूछे एक दिन ऑल इंडिया रेडियो चले गए और अचानक से युद्धबंदी की घोषणा कर दी। अब तक इंडियन आर्मी ने कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा अपने हाथों कर लिया था, लेकिन इस ऐलान के बाद दोनों सेनाएं जहां थी वही रुक गई और लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पक्ष में चला गया, और इसे ही हम लोग आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और दोनों सेना का विभाजन करने के लिए बीच में एक परिसीमा बनाई गई जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया उस वक्त उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला हुआ था। तो पंडित नेहरू ने युद्ध में मदद के बदले शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करने के लिए कहा, और महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा भी कर दिया। लेकिन नेहरू जी ने और एक बात कही थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में शेख अब्दुल्ला ही कश्मीर को संभालेंगे, और राजा को वो बात भी माननी पड़ी। भारत की संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला जी भी शामिल थे, और संविधान सभा ने एक मत से आर्टिकल 306 ड्राफ्ट किया जो बाद में जाके बना आर्टिकल 370। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के 3 प्रमुख विभाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के 4 उपविभाग हैं, ए, बी, सी और डी। दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में जो रिलेवेंट आर्टिकल्स थे उन पर ही इस बार ध्यान देंगे। आर्टिकल 371C के अनुसार जम्मू कश्मीर पर भारत की संविधान का सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ये 2 ही आर्टिकल लागू होंगे। और आर्टिकल 1 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है। दोस्तों, आर्टिकल 370 पार्ट 1D को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू अगर संस्थान किसी देश को शामिल हो रहा है तो फिर कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस ये 3 सेक्टर के अधिकार वो देश को दिए जाए थे। दोस्तों, 370 पार्ट 1C में हमने ये देखा था कि आर्टिकल 1 और 370 के अलावा जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लागू नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 371D ये कहता है कि अगर इन दोनों आर्टिकल के अलावा कोई आर्टिकल जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर लागू करना है तो राष्ट्रपति उसके लिए आदेश निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस है।
पहली कंडीशन ये कि अगर वो आर्टिकल डिफेंस, कम्युनिकेशन या फॉरेन रिलेशन इनमें से किसी विषयों पर है तो फिर जम्मू कश्मीर राज्य से राष्ट्रपति को चर्चा करनी होगी, यानी कंसल्टेशन करना होगा। लेकिन अगर यह आर्टिकल उन 3 विषयों के अलावा किसी और विषय से संबंधित है तो फिर राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर राज्य से सिर्फ कंसल्टेशन नहीं बल्कि उनका कॉन्करेंस लेना होगा, मतलब उनसे सम्मति लेनी होगी, सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 पार्ट 2 के अनुसार जम्मू कश्मीर को खुद का संविधान बनाने का हक है और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1952 साल में प्रस्तावित हुई। उन्होंने 4 साल तक यानी 1956 तक काम किया। उन्होंने एक यह भी आर्टिकल जोड़ा कि अगर संविधान सभा बनाते वक्त इंडियन गवर्नमेंट कोई कानून जम्मू कश्मीर पे लागू करती है तो फिर जम्मू कश्मीर के राज्य की ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा की भी उन्हें सम्मति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 370 पार्ट 3 में यह लिखा गया है कि आर्टिकल 370 को निकाला कैसे जा सकता है और आर्टिकल 370 निकालने का बस एक ही तरीका है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अगर भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी उसके बाद ही भारत के राष्ट्रपति आदेश निकालकर ये जारी कर सकते हैं कि अब से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। दोस्तों, याद है आर्टिकल 370 पार्ट 1D जिसके हिसाब से आर्टिकल 1 या 370 के अलावा अगर कोई और आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लागू करना है तो फिर राष्ट्रपति जी को जम्मू कश्मीर राज्य से कंसल्टेशन या फिर कॉन्करेंस करना होगा और उसी के बाद वे अध्यादेश निकालेंगे और वो आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लागू होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक आदेश निकला 1954 में जिसके अंतर्गत आता था आर्टिकल 35A। यह आदेश जारी करते वक्त तब के सदरत ए रियासत जो बाद में जाकर बने राज्यपाल उनकी सम्मति ली गई। लेकिन साल 1954 मतलब तब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा बनी नहीं थी और आपको याद है ना कि आर्टिकल 370 पार्ट 2 के अनुसार अगर संविधान सभा बनाते वक्त कोई आर्टिकल आपको लागू करना है तो फिर उसके लिए संविधान सभा की सम्मति भी लेना बहुत जरूरी है और ऐसा ही हुआ। यह आदेश लागू करने के लिए संविधान सभा की भी सम्मति ली गई। संविधान सभा मतलब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। दोस्तों, आर्टिकल 35A के अंतर्गत कुछ अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशली प्रदान कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना, नौकरी करना, इन जैसे कई अधिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही थे। तो दोस्तों, 4 दिन बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 को भारत की संविधान से आर्टिकल 370 हटाने की घटना को 1 साल पूरा होने वाला है। उसी दिन यानी कि 5 अगस्त 2020 को हम नया वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कश्मीर इशू के बारे में लोगों को अवेयर करें और हाँ, न्यूट्रल फिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।